हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मनीष सर फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। इस वीडियो में मुझे स्टूडेंट्स ने जो डाउट पूछे थे वो डाउट का मैं क्लियरिफिकेशन करने वाला हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि डाउट में मुझे पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा है, 15 प्रोफेसर्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाय वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी. What is the probability that two particular professors occupy the seat on either side of vice chancellor during the conference? क्वेश्चन का मीनिंग देखो। मीनिंग ऐसा है, 15 प्रोफेसर को वाइस चांसलर ने इनवाइट किया, मतलब इन टोटल हो गए 15 और एक 16। ठीक है, 16 पर्सन वहाँ पर राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। अब हमें फाइंड आउट यहाँ पर ये करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन्स ऑक्यूपाई द सीट। कोई भी दो प्रोफेसर वाइस चांसलर के आजू बाजू बैठेंगे, ऐसा हमें कंडीशन है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल कंसिडर करेंगे। ये सर्कुलर टेबल पे टोटल पर्सन कितने हैं? 16। तो समझो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये 16 पर्सन हमने बिठा दिया। अब उसमें से ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये पर्सन हमारा सपोज वाइस चांसलर है। ठीक है, ये वाइस चांसलर है हमारे, और इनके आजू बाजू बैठने वाले दो प्रोफेसर, मतलब सपोज हमने इन्हें प्रोफेसर ए या प्रोफेसर बी ऐसा कुछ तो भी अज्यूम किया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब ये तो बन गया एक ग्रुप, और बाकी कितने बचे। अब देखो टोटल कितने प्रोफेसर थे, 15 इनवाइटेड प्लस 1 वाइस चांसलर। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 16 टोटल हुए। ठीक है, 16 टोटल हुए। दैट मीन्स अगर हमें ये 16 को राउंड टेबल में अगर अरेंज करना है, इफ़ यू हैव टू अरेंज these 16 persons in a round table or on a round table, they can be arranged in 16 minus 1 factorial, that is 15 factorial. उन्हें 15 फैक्टोरियल डिफरेंट वेज में हम उन्हें शफलिंग करके बिठा सकते हैं। देखो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये हुआ, ये बंदा अब यहाँ पर बैठा है, वो यहाँ पर जा सकता है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, कोई भी कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है। दैट मीन्स 15 पॉसिबल वेज हो गया वो। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस बन गया हमारा 15 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं कि लेट अस से दैट एक इवेंट कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस पी बी द इवेंट। इस इवेंट में टू पर्टिकुलर प्रोफेसर्स कैन ऑक्युपाई seats on either side of वाइस चांसलर। ठीक है, वाइस चांसलर के साइड में उनको सीट मिलेगी। मतलब ये जो ए और बी है उसके कितने डिफरेंट टाइप हुए। अब फिलहाल वाइस चांसलर के लेफ्ट साइड में ए बैठा है और राइट साइड में बी बैठा है। अब इसमें क्या हो जाएगा, उसके और एक क्या पॉसिबिलिटी कि ए जो है वो वाइस चांसलर के राइट में बैठेगा और बी जो है वो लेफ्ट में बैठेगा। मतलब कितने टोटल पॉसिबल वेज हो गए? 2 पॉसिबल वेज। मतलब ये 2 ही उसके पॉसिबल वेज है। अब ये हो गया, ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया हमारा। बचे कितने टोटल? ठीक है, 15 इन्वाइटेड थे, उसमें से 2 यहाँ पर ऑक्यूपाई हो गए
और बचे 13। आफ्टर दिस, ये होने के बाद जो 13 रिमेनिंग प्रोफेसर्स है उनको अरेंज करना है, तो हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 13 फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, सो एन ऑफ ए मतलब कितना हो गया इसके लिए? एन ऑफ पी मतलब कितना हो गया? एक तो ये 2 और ये 13 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 13 फैक्टोरियल, ये हो गया हमारा एन ऑफ पी। मतलब वो जो इवेंट हमने कंसिडर किया था उसका जो एन ऑफ पी था वो बन गया ये हमारा 13 फैक्टोरियल इंटू 2। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब तो पता है हमें, प्रोबेबिलिटी पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी मतलब क्या हुआ? एन ऑफ पी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ पी कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्या होगा? ये 2 इंटू ये 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया। अब 2 1 2, 2 7 14, ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 105। सो क्या ही प्रोबेबिलिटी उसकी? 1 डिवाइडेड बाय 105। ये हो गया 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में लिखा गया अ नंबर इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। हमारे पास कितने नंबर है? 1 to 50। इसमें से अगर हमें नंबर निकालने हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3 और 10। 2 और 3 और 10 ये तीनों नंबर से डिविजिबल होने वाले हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 1 to 50 में के सारे नंबर चाहिए हमें। 2 से डिविजिबल भी चाहिए, 3 से डिविजिबल भी चाहिए और 10 से डिविजिबल भी चाहिए। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो कंसेप्ट कौन सा यूज़ करें? इसके लिए कंसेप्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसे कि यहाँ पर अभी 3 है, सपोज ए से ए इवेंट हम कंसिडर करते हैं, जिसमें से क्या होगा? नंबर इज डिविजिबल बाय 2। बी एक इवेंट कंसिडर करते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 3। और सी एक इवेंट कंसिडर करते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो ये 2 मतलब ए है, 3 से डिविजिबल मतलब बी है और 10 से डिविजिबल मतलब सी है। हमें यहाँ पर ये यूज़ करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन क्यों यूज़ करना है? क्योंकि ये तीनों का रिजल्ट का प्रोबेबिलिटी हमें समेशन चाहिए, इसलिए यहाँ पर देखो क्या होने वाला है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A plus probability of A intersection B intersection C। लेट अस सी इट एज इक्वेशन नंबर 1। हम ये यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो ए हमारा जो इवेंट है, जो टोटल 50 नंबर्स है, 50 नंबर्स में से कितना नंबर निकालना है हमें? एक नंबर। तो 50 नंबर में से हमें एक नंबर चॉइस करना है। तो कितने पॉसिबल वेज हुए? 50 पॉसिबल वेज बने हमारे पास। ठीक है, दैट मीन्स एन ऑफ एस कितना हुआ हमारे पास? 50। एन ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है 50। ठीक है, तो एन ऑफ एस अगर 50 है तो अब ए इवेंट के लिए हम जाएंगे फॉर इवेंट ए। ठीक है, मतलब एन ऑफ ए के लिए ए इज इक्वल टू क्या बनेगा? नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर है? 2 4 6 8 अप टू फिर ये बन जाएगा 44 46 48 50।
ठीक है। तो ऐसे कितने नंबर मिलेंगे, ये काउंट कितना होगा, ये काउंट हो जाएगा n ऑफ a इज इक्वल टू 25। 25 नंबर आते हैं, 1 से 50 में 2 से डिविजिबल 25 नंबर मिलते हैं। तो a की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। n ऑफ a है 25, n ऑफ s है 50, तो 25 डिवाइड बाय 50। अगर आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो वैसे ही रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये p ऑफ a हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब b हमने क्या कंसिडर किया था, b हमने कंसिडर किया था नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल नंबर कैसे निकाले, देखो 50 है, 50 को 3 से डिवाइड करो, 3 16 48, मतलब लोएस्ट पॉसिबल और हाईएस्ट पॉसिबल नंबर जो है डिविजिबल वो 48 बनता है। तो ये बने 3 6 9 12 अप टू 45 48। ठीक है, तो एन ऑफ बी कितना बना, 16। ठीक है, क्योंकि 16 नंबर मिलते हैं 1 से 50 में 3 से डिविजिबल, तो एन ऑफ बी मिला 16। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आया, एन ऑफ बी 16 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, देखो ये आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब नंबर डिविजिबल बाय 2, ये आई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब नंबर डिविजिबल बाय 3। अब सी निकालना है, सी मतलब क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 10। तो यार 10 20 30 40 50 कितना आया फिर, एन ऑफ सी 5। देयरफॉर पी ऑफ सी कितना आएगा, 5/50। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस फॉर्मूले हम चेक करते हैं कि पी ऑफ ए की वैल्यू मिली, पी ऑफ बी की वैल्यू मिली, पी ऑफ सी की वैल्यू मिली। अब ए इंटरसेक्शन बी हम निकालेंगे। देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, इसमें इंटरसेक्शन हमें निकालना है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या कहता है वो निकालना है। देखो फिर अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम हमारे यहाँ पर ए और बी के एलिमेंट्स देखें, यहाँ पर देखो 2 4 6 8, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो ये 6 आता है, फिर 12 आता है। ठीक है, लाइकवाइज हम सारे एलिमेंट निकालेंगे। मुझे लगता है कि 6 3 और 2 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट ऐसे आने वाले जो 6 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब आता है 6 12 8 24 30 36 42 एंड 48। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला हमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिला 8। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया हमारे पास, 8 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये अब निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये बी है 3 6 9 12। ठीक है, इसमें सिर्फ आएगा 30, यहाँ पर 40 तो नहीं आने वाला, 30 और ये 30। तो एक ही एलिमेंट यहाँ पर कॉमन आएगा बी इंटरसेक्शन सी में जो होगा 30, जिसमें हमें एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मिलेगा 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू आएगा 1/50। ठीक है, ये भी वैल्यू मिल गई। अब देखो यहाँ पर ये हमने फॉर्मूला लिख के रखा था, ये वैल्यू मिल गई हमें, ये वैल्यू मिल गई। अब बाकी बचता है सी इंटरसेक्शन ए। सो हमें निकालना है अब सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए में देखो ये सी और ए का इंटरसेक्शन 2 से डिवाइड होने वाला 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी और 50 भी। तो ये आएगा 10 20 30 40 और 50। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितने हुए, 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए कितनी हुए, 5 डिवाइडेड बाय 50। अब क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ हमें एक ही वैल्यू अभी निकालनी है, वो है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये एक वैल्यू अब निकाल ली, तो सारे के सारे वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं फिर अभी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो तीनों में कॉमन एलिमेंट आना चाहिए, ऐसा कुछ
हमें देखना है। तो देखो ए और बी में ए और सी का कॉमन एलिमेंट तो हमने निकाल लिया 1 मतलब 10 20 30 40 50। बी और ए में कॉमन एलिमेंट सिर्फ मतलब ऐसे ही है जो 6 से मल्टीपल है, लेकिन वो एलिमेंट सी में नहीं आ सकते। सो यहाँ पर एक ही नंबर आएगा, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ का 30 और ये 30, ये एक ही नंबर ऐसा होगा जो तीनों ग्रुप्स में, तीनों सेट्स में इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आया हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बना 1/50। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये अभी हमारे पास पूरे के पूरे वैल्यू हो गए वो फॉर्मूला के। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सारे वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम? पुट इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा? देखो हमारे पास अभी फॉर्मूला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सबसे पहले पी ऑफ ए की वैल्यू। तो पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? देखो पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 25/50 प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 16/50 प्लस पी ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास है 5/50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास 8/50 माइनस बी इंटरसेक्शन की सी की है वो 1/50 माइनस सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू है 5/50 और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी है 1/50। तो यहाँ सिंपल हमारा एकदम कैलकुलेशन बन चुका है अभी ये। ठीक है, देखो फिर ये 1 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद देखो ये 1 2 3, ये 3 ही टर्म बचते। तो देखो फिर ये क्या हुआ? डिवीजन में तो 50 एज इट इज़ रहेगा, ये 25 और ये 5 6 और 8 -8 बचे। तो ये बचा, ये यहाँ पर हुआ 33/50। तो द नंबर 1 से 50 में अगर हमें निकालने हैं जो 2 3 और 10 से डिविजिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितने है हमारे पास? 33/50। अब हम देखने जा रहे हैं नया एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको वो डाउटफुल लग सकता है। क्वेश्चन ऐसा है, ए बी सी मतलब ए बी सी ऐसे 3 लोग हैं जो एक टारगेट को साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लेकिन अलग अलग से हिट करने को ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर, उनके जो रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ है वो हिटिंग टारगेट के क्या है? 3/4, बी की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और सी की है 5/8। ये उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। अगर हम ए बी सी इसको पी ऑफ ए लिखे तो ये 3/4 है, पी ऑफ बी लिखे तो ये 1/2 है और पी ऑफ सी लिखे तो ये 5/8 है। थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया इसे। और ये ए मतलब क्या है कि एक इवेंट है हिटिंग ए टारगेट को हिट करेगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, या वो इवेंट ए बी टारगेट को हिट करेगा, इसका इवेंट बी है, और सी टारगेट को हिट करेगा, उसका इवेंट सी है। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी बन गए। अब जो कि ये एग्जाम्पल हमें इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पूछा गया है। अब ये आप बोलोगे ये कैसे सर इंडिपेंडेंट है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इंडिपेंडेंटली हिट अ टारगेट, ए बी सी ट्राई टू हिट अ टारगेट साइमल्टेनियसली बट इंडिपेंडेंटली। तो इसे इंडिपेंडेंट हमें बनाना पड़ेगा, मतलब उस तरह से हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब पी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो पी ऑफ ए डैश कितना बनेगा? 1 - 1 माइनस पी ऑफ ए मतलब 1 - 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली पी ऑफ बी डैश कितना बनेगा? 1 - 1/2 मतलब 1/2 और पी ऑफ सी डैश कितना बनेगा? 1 - 5/8 मतलब ये हो गया 3/8। ठीक है, तो ये तीनों हमारे पास अभी इसके कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटीज आ गए। अब हमें करना क्या है कि जब ए बी सी ये इंडिपेंडेंट इवेंट है,
Similarly, we can say that their complements A dash, B dash and C dash are also independent events. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहला इवेंट मतलब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है दैट एवरीवन और इज हिटिंग एग्जैक्टली बाय वन ऑफ देम, मतलब जो टारगेट है वो टारगेट किसी एक से हिट होगा। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका एक ईवन अगर समझो या ई कोई हम उसका इवेंट कंसिडर कर ले, सो ई बी द इवेंट दैट द टारगेट इज hit exactly by one of them, उन तीनों में से किसी एक ने उसको हिट करना है, ये हमें चेक करना है। अब ये तो आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट का क्या मतलब बनता है यहाँ पे। सो E इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा ए अगर सपोज हिट करता है तो उसका मतलब क्या हुआ, बी हिट करेगा नहीं और सी भी नहीं हिट करेगा। इसका यूनियन अगर ए ने सपोज हिट नहीं किया तो बी हिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाए, बी हिट करेगा तो सी हिट नहीं करेगा, और इसका यूनियन ए ने भी हिट नहीं किया बी ने भी हिट नहीं किया तो सी तो कर ही देगा, क्योंकि ये थर्ड एग्जांपल या एग्जांपल में हमें एक ऐसी कंडीशन ही दी है कि अ टारगेट एग्जैक्टली हिट बाय वन ऑफ देम, तीनों में से किसी एक ने, मतलब या तो ए ने या तो बी ने या तो सी ने। अगर ए हिट करे तो बी सी मिस कर देंगे, बी हिट करेगा तो ए और सी मिस कर देंगे, और सी हिट करेगा तो ए और बी मिस कर देंगे, ऐसी यहाँ पर कंडीशन है। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। ठीक है, द इवेंट्स, द अबाउ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, देयरफॉर हम इसका जो प्रोबेबिलिटी है, इस ई इवेंट का प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ निकालना पड़ेगा। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी डैश प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी डैश प्लस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश इंटू पी ऑफ सी। यह आएगा हमारा पूरा यहाँ का प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ हमारे पास है, यहाँ पर निकाल के रखे हैं हमने। ठीक है, तो वो सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, ये देखो 3/4, तो ये 3/4 इंटू पी ऑफ बी डैश 1/2, यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यू। ठीक है, इंटू पी ऑफ सी डैश मतलब 3/8 प्लस पी ऑफ ए डैश 1/4 इंटू पी ऑफ बी 1/2 इंटू पी ऑफ सी डैश 3/8 प्लस पी ऑफ ए डैश 1/4 इंटू पी ऑफ बी डैश 1/2 इंटू पी ऑफ सी 5/8। अब इसका पूरा कैलकुलेशन अगर हम करें तो कैलकुलेशन करने के बाद देखो क्या आता है, ये 8 4 ज़ा 32 2 ज़ा 64, मतलब डिवीजन में तो 64 सारों के कॉमन है, डिवीजन में अगर 64 कॉमन है तो ये आएगा 9 प्लस ये 3 प्लस 5, 9 प्लस 3 प्लस 5 मतलब आया 17। ये इवेंट पहले का जो सोल्यूशन है फर्स्ट, इसमें जो ए हमारे लिए दिया था कि वो जो टारगेट है वो तीनों में से किसी एक ने हिट करना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 17/64। अब एक दूसरा दिया है कि इज़ नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम, द टारगेट इज़ नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम, मतलब किसी ने भी हिट नहीं करना, किसी ने भी हिट नहीं करना मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश फाइंड आउट करना। सिंपल, करेक्ट। अब ये तीनों क्या हो गए, ए डैश बी डैश सी डैश, हमें क्या पता है ये तीनों कैसे है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब यहाँ पर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश। ये किसका आंसर निकाल रहे हैं हम,
नॉट हिट बाय एनी वन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी हिट नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे। सो इज इक्वल टू, अब ये ए डैश की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 1/4, बी डैश की है 1/2 और सी डैश की है 3/8 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 3 × 1 × 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 64। यह गया हमारा आंसर बी के लिए। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे सी, मतलब क्या है यहाँ पर, टारगेट इज हिट, टारगेट हिट हुआ है। अब टारगेट हिट होना मतलब क्या है, टारगेट इज हिट, कोई भी करे टारगेट हिट हो रहा है, मतलब क्या, किसी ने भी हिट नहीं किया, बराबर है ना, किसी ने भी हिट नहीं किया, उसके अपोजिट ये स्टेटमेंट है टारगेट हिट हुआ करके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें ये निकालना है टारगेट इज हिट, टारगेट इज हिट, अगर ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो हमें करना पड़ेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज नॉट हिट इज इक्वल टू 1 माइनस 3/64 इज इक्वल टू 61/64। ये आ गया हमारा आंसर। और अब लास्ट क्या है, इज एग्जैक्टली हिट बाय 2 ऑफ देम, अब दो इनमें से किसी दो ने इसको हिट करना है, टारगेट इज हिट बाय एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, मतलब जो ये इवेंट में यहाँ पर जो वन ऑफ देम था, ये जो वन ऑफ देम था यहाँ पर अब चेंज होके क्या आ गया, 2 ऑफ देम। तो यही सेम फॉर्मूला रहेगा उसके लिए, लेकिन उसके लिए हम कोई अलग लेते हैं, या सपोज जी इवेंट लिया हमने कि टारगेट इज हिट बाय 2 ऑफ देम, उनमें से किसी दोनों ने उस टारगेट को हिट किया, तो जी मतलब क्या बनेगा, इज इक्वल टू, दोनों ने हिट किया, अगर ए हिट करेगा बी हिट करेगा तो सी ने मिस करना है, करेक्ट, यूनियन अगर ए हिट करेगा बी मिस करेगा तो सी हिट करेगा, यूनियन अगर ए मिस करेगा तो बी या सी हिट करेगा। यह हमारा फॉर्मूला है। अब जैसे कि हमें पता है ये तीनों चारों, मतलब जो कुछ भी 6 यहाँ पर यूज़ किए, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, ये 6 के 6 इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने के बाद तो आपको सॉल्यूशन आना ही है। तो पी ऑफ ए, सारे वैल्यूज हमारे पास है, यहाँ पर देखिए पी ऑफ ए 3/4, पी ऑफ बी 1/2, पी ऑफ सी डैश 3/8 प्लस पी ऑफ ए 3/4, पी ऑफ बी डैश 1/2, पी ऑफ सी 5/8 प्लस पी ऑफ ए डैश 1/4, पी ऑफ बी 1/2, पी ऑफ सी 5/8। अगर ये इनका डिनोमीटर चेक किया जाए तो फिर से डिनोमीटर इनका 64 ही आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 15 प्लस 5, ठीक है। तो ये आ गया 29/64। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। अच्छे से देख लीजिए एक बार। अब इसी सेम 9.3 एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन लेने वाले हैं नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। बहुत लेंदी है मतलब क्वेश्चन ही लेंदी है। 200 पेशेंट्स हु हैड आइदर आईज सर्जरी और थ्रोट सर्जरी, ठीक है। 200 पेशेंट है जिन्होंने या तो
आँखों की नहीं तो थ्रोट की सर्जरी कराई है. Whether they were satisfied or unsatisfied regarding the result, regarding their surgery, उन्होंने सर्जरी की है, उस सर्जरी के रिजल्ट के साथ अगर वो सेटिस्फाइड है या सेटिस्फाइड नहीं है, इसका एक सर्वे किया गया. वो सर्वे हमें टेबल में दिया है. ठीक है. सो टेबल कुछ ऐसा है. ये सर्जरी की गई, ये सेटिस्फाई है और ये अनसेटिस्फाई और ये टोटल. ठीक है. थ्रोट की सर्जरी टी से डिनोट करते हैं, आई की सर्जरी ई से डिनोट करते हैं. यहाँ पर फिर टोटल देखो, थ्रोट की सर्जरी 70 लोगों की थ्रोट की सर्जरी की गई. उसमें से 70 थ्रोट की सर्जरी 70 लोगों की सेटिस्फैक्ट्री थी और 25 अनसेटिस्फैक्ट्री, मतलब टोटल 95 लोगों की थ्रोट सर्जरी की गई. आई की आँखों की सर्जरी 90 लोगों की आँखों की सेटिस्फैक्ट्री सर्जरी हो गई, जिसमें से 15 लोग अनसेटिस्फैक्ट्री थे, तो 105 ये हो गए. तो टोटल इन ऑल सेटिस्फैक्ट्री लोग थे 160 और अनसेटिस्फैक्ट्री लोग थे 40, मतलब ये हो गए 200 टोटल. ये हमारा एक क्वेश्चन है. ठीक है. तो हमें पूछा क्या है, इफ़ वन पर्सन फ्रॉम 200 पेशेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी. अब ये 200 में से अगर कोई एक बंदा अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज सेटिस्फाइड गिवन दैट द पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी. मतलब उस पर्सन ने थ्रोट सर्जरी की है और वो सेटिस्फाई है उसकी सर्जरी से, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया था, थ्रोट सर्जरी को टी और आई सर्जरी को ई कंसिडर किया था. इसके ऊपर से हम नंबर ऑफ थ्रोट सर्जरी निकालेंगे. एन ऑफ टी कितने हैं हमारे पास 95, एन ऑफ ई कितने हैं 105 और एन ऑफ एस कितना हुआ हमारे पास, एन ऑफ एस 200. अब उसमें से भी 40 लोग ऐसे हैं जो अनसेटिस्फाइड है. ठीक है. सो अनसेटिस्फाइड को हम क्या करते हैं, एन से डिनोट कर देंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ अनसेटिस्फाइड पर्सन कितने हैं हमारे पास 40 इन ऑल टोटल. ठीक है. सो अब हमें निकालना क्या है, एक ही पर्सन सिलेक्ट करना है. दैट्स वाई एन ऑफ एस मतलब ये हो गया 200 C1. दैट्स वाई एन ऑफ एस 201 है. तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर 200 है इसलिए 200. नहीं, एन ऑफ एस 200 क्यों आया, क्योंकि 200 में से एक ही पर्सन सिलेक्ट करना है, इसलिए एन ऑफ एस आया हमारा 200. अब इसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास, वो पर्सन जो सिलेक्ट किया वो सेटिस्फैक्ट्री है थ्रोट की सर्जरी से, हमें निकालना है. ठीक है. ए गिवन दैट a person is satisfied with throat surgery ठीक है. तो इसका सैम्पल स्पेस कितना हुआ, सैम्पल स्पेस इसके लिए एन ऑफ टी थ्रोट सर्जरी वाले सेटिस्फैक्ट्री 95 बंदे हैं. ठीक है. आउट ऑफ दिस फेवरेबल केसेस, टोटल जो है थ्रोट के वो 95 पेशेंट्स थे सर्जरी वाले. तो इसमें से सेटिस्फैक्ट्री कितने थे, इसमें से आउट ऑफ विच 70 आर सेटिस्फाइड. ठीक है. सो 70 सेटिस्फाइड मतलब रिकॉर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हुई. अभी इसके लिए ये देखो, इसके लिए 200 चेक करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थ्रोट सर्जरी वाले ही पेशेंट हमें चेक करने हैं, जो कि टोटल 95 है. 95 में से सेटिस्फाइड 70. सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी 70 डिवाइडेड बाय 95. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप निकल सकते हो. सिंपलेस्ट फॉर्म इसका निकलता है 14 बाय 19. 5 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 14 बाय 19 इसका
अब दूसरा इसमें सब क्वेश्चन ऐसा है कि हमें निकालना है that person was unsatisfied given that person had eye surgery. A person which we have picked is unsatisfied with eye surgery. आंखों की सर्जरी से वो अनसेटिस्फाइड है, ये हमें निकालना है। सिंपल है ये भी। कैसे सिंपल है देखो, थ्रोट सर्जरी ये हुए 95, आई सर्जरी के हुए 105। 105 में से सेटिस्फैक्ट्री 90 और अनसेटिस्फाइड 15 है, करेक्ट। सो यहाँ पर एन ऑफ ई कितना हुआ 105, मतलब ये बन गया इसके लिए सैम्पल स्पेस। और आउट ऑफ विच कितने लोग अनसेटिस्फाइड है, आउट ऑफ विच 15 आर unsatisfied, out of which 15 are unsatisfied, मतलब ये हमारे काम वाले हैं 15, ठीक है। सो 15 डिवाइडेड बाय, अब ये हो गया एन ऑफ ई और ये इसका जो हमें चाहिए वो उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो कितने आएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखो यहाँ पर पी ऑफ टी नहीं, यहाँ पर आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सॉरी यहाँ पर भी आएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज़ इक्वल टू ये 15 डिवाइडेड बाय 105। इसको अगर आप 15 से डिवाइड करो तो ये बन जाता है 1/7। अब इसका थर्ड एक सब क्वेश्चन ऐसा है, द पर्सन हैड थ्रोट सर्जरी गिवन दैट द पर्सन वाज अनसेटिस्फाइड। अब थ्रोट सर्जरी दिए वाले पर्सन कितने हैं, एन ऑफ टी इज इक्वल टू 95, आउट ऑफ विच अनसेटिस्फाइड कितने अनसेटिस्फाइड है, उसमें से 25 आर अनसेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये आपने काम किया, 25 डिवाइडेड बाय 95 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। इसको अगर आप 25 डिवाइडेड बाय टोटल अनसेटिस्फाइड, क्वेश्चन में ऐसे गिवन है हमें कि अनसेटिस्फाइड पर्सन में से हमें इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसलिए 25 डिवाइड बाय 95 नहीं आएगा, इसका आएगा टोटल अनसेटिस्फाइड पर्सन। टोटल अनसेटिस्फाइड पर्सन कितने हमारे पास 40, टोटल अनसेटिस्फाइड पर्सन हमारे पास है 40, तो ये बन गया 5/8। तो ये हमारे आ गए 3 आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार, मतलब ये सब क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। एन ऑफ टी इज इक्वल टू 95 है, थ्रोट वाले पेशेंट 95 है टोटल, आउट ऑफ विच 25 आर अनसेटिस्फाइड। लेकिन हमें इसमें से नहीं, हमें जो टोटल है अनसेटिस्फाइड ये 40, इन 40 में से थ्रोट वाले अनसेटिस्फाई कितने हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है। क्वेश्चन में हमें वैसी कंडीशन दी थी, तो ये हमारे हो गए 1 2 3 सब क्वेश्चंस के आंसर प्रोबेबिलिटी। देखिए इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 का हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। इसमें इस क्वेश्चन में हमें दिया है प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज़ 45 ईयर ओल्ड विल बी अलाइव टिल ही बिकम 70, मतलब 45 साल का एक आदमी है, वो 70 साल तक जीने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है, ठीक है। और उसकी वाइफ है जो जिसका करंट एज 40 ईयर्स है और वो 65 के एज तक जीने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। तो हमें निकालना क्या है कि 25 साल बाद कपल में दोनों, मतलब द कपल विल अलाइव, दोनों जो मैन एंड वुमेन, उसकी वाइफ जो है वो दोनों जिंदा रहेंगे, जिएंगे, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ए इवेंट कंसिडर किया जिसमें मैन हु इज 45 नाउ विल बी अलाइव टिल 70, और बी इवेंट में हमने कंसिडर किया उसकी वाइफ, द वाइफ हु इज 40 नाउ विल बी अलाइव टिल 65, ठीक है। ऐसे 2 इवेंट हमने कंसिडर किए। तो अब हमें पी ऑफ ए तो पता है, एग्जांपल में हमें गिवन है 5/12, और ऐसे पी ऑफ बी भी गिवन है 3/8। सो
5/12 और 3/8 ये हमारे प्रोबेबिलिटीज़ हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 माइनस पी ऑफ ए। अगर पी ऑफ ए डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ ए मतलब 1 माइनस 5/12 कितना आएगा, 7/12, करेक्ट। और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालना है तो 1 माइनस पी ऑफ बी मतलब 1 माइनस 3/8 जो कि आएगा 5/8। ये आ गए इसके प्रोबेबिलिटीज़ और ये प्रोबेबिलिटीज़ के कॉम्प्लीमेंट्स। अब क्या है कि दोनों जो है वो मैन और उसकी वाइफ, वो आदमी और उसकी वाइफ, दोनों जीना न जीना वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पर हमें ए और बी, हम इंडिपेंडेंट इवेंट कर रहे हैं, तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ए डैश बी डैश ये चारों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट बन गए, करेक्ट। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट बन गए। अब हमें क्या निकालना है, द कपल विल बी अलाइव। कपल विल बी अलाइव मतलब दोनों को जिंदा रखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कपल विल बी अलाइव इज इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास अभी 5/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 3/8। तो ये हो गया 5/32। देखो ये आ गया आंसर, आसान है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव। दूसरा सब क्वेश्चन है, कोई तो भी एक अभी यहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव। अब कोई भी एक हमें चाहिए, तो अगर हम इस इवेंट को एक ई इवेंट कंसिडर कर ले, सपोज वन ऑफ देम, एग्जैक्टली बोला है उन्होंने, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बन जाता है यहाँ पे, अगर समझो ए जिंदा रहा तो बी तो नहीं, बी तो मर जाएगा। और अगर बी जिंदा रहा तो ए मर जाएगा। सिंपल है, सिंपल लॉजिक है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम बोला है, तो इसी को अगर हम प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। थोड़ा सा रीअरेंज किया मैंने टर्म को यहाँ पे। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे कि ये क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये दोनों, ठीक है। ये दोनों इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ क्या आएगा सामने, देखो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसकी सीधी सीधी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। अब वैल्यूज देखो यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास, 5/12 एक वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की वैल्यू हमारे पास है देखो यहाँ पर 5/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू है हमारे पास 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है हमारे पास 3/8। तो इसको अगर हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर ले तो कैलकुलेशन करने के बाद देखो बेस में 96 तो सेम आएगा। 96 आने के बाद ऊपर अगर देखें तो 25 + 21 मतलब 46 डिवाइडेड बाय 96। अगर आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो आप निकाल सकते हो। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आता है शायद 23 डिवाइड बाय समथिंग आएगा। देखो 23 डिवाइड बाय 48 2 से डिवाइड करें तो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। थर्ड का है नन ऑफ देम विल अवे, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। कोई भी जिंदा नहीं रहेगा मतलब क्या है, दोनों मर जाएंगे, मतलब दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज एफ इवेंट है, नन ऑफ देम विल बी अलाइव, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि ए क्या था वो जिंदा रहेगा, बी क्या था वो जिंदा रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, नन ऑफ देम विल बी अलाइव मतलब जिंदा रहना ही नहीं है। तो ए डैश, ए अगर जिंदा रहना है तो ए डैश क्या बन जाएगा
वो जिंदा नहीं रहेगा। बी अगर जिंदा रहने वाला है तो बी डैश जिंदा नहीं रहेगा। अब हमें वही चाहिए ना, दोनों जिंदा नहीं रहेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, दोनों जिंदा नहीं रहेंगे मतलब उसका मतलब यही हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश और बी डैश दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सीधा सीधा ये पी ऑफ ए डैश डॉट मतलब इनटू पी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू 7/12 इंटू 5/8। सीधा कैलकुलेशन है तो बच्चों देखो 35/96। इससे इसके आगे हम शायद नहीं डिवाइड कर सकते, 35/96 आ गया ये। ठीक है, अब लास्ट है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। कोई तो एक बचना चाहिए। ठीक है, कोई तो एक बचना चाहिए, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब क्या होगा, अगर हम इसे जी इवेंट कंसिडर करते हैं कि एटलीस्ट वन वन फ्रॉम देम विल बी अलाइव, कोई तो भी एक जिंदा बच सकता है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाले पी ऑफ जी इज इक्वल टू ये बन जाएगा फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई एक, मतलब दोनों अगर मर जाए उसमें से निकाल दो, बराबर। 1 माइनस ये जो जी इवेंट है ये एफ इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन जाएगा। इसमें कोई बचता है क्या, नहीं, इसमें कोई तो एक बच रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितनी है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, 35/96 विच इज इक्वल टू 61/96। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारा नेक्स्ट डाउट जो है वो है एक्सरसाइज 9.4 का, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, देयर इज वर्किंग वुमन हॉस्टल्स। वुमेन्स का वर्किंग हॉस्टल है एक टाउन में, जहाँ पर 75% आर द वर्कर्स फ्रॉम नेबरिंग टाउन। नेबरिंग टाउन के 75% वर्कर है। द रेस्ट ऑल आर फ्रॉम द सेम टाउन, मतलब 25% सेम टाउन के हैं। फिर द रेस्ट ऑल आर फ्रॉम सेम टाउन, 48% ऑफ द वुमेन हु हेल फ्रॉम द सेम टाउन आर ग्रेजुएटेड एंड 83% ऑफ द वुमेन हु आर फ्रॉम नेबरिंग टाउन आर ऑल्सो ग्रेजुएट। मतलब ये सेम टाउन में से 48% ग्रेजुएट है और नेबरिंग टाउन में से 83% ग्रेजुएट है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ वुमन सिलेक्टेड एट रैंडम इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द सेम टाउन। सेम टाउन में से एक इस पूरे ग्रुप में से हमने एक वुमन को सिलेक्ट किया, वो वुमन वो सेम टाउन की हो और ग्रेजुएट भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। हालांकि देखो यहाँ पर हमें क्या करना क्या है, पहले तो हम कंडीशन चेक करेंगे क्या क्या दिया है, क्या करना है। E1 में देखो एक कंसिडर E1 हम कंसिडर करते हैं एक इवेंट फर्स्ट कि वुमेन फ्रॉम सेम टाउन। एक E2 है उसे कंसिडर करते हैं वुमेन फ्रॉम नेबरिंग टाउन, सामने वाले गाँव से है। ठीक है, अब ये E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है। दीज टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि इसमें सेम कोई भी नहीं है ना। ये देखो E1 ये 75% नेबरिंग टाउन के हैं, तो बचे हुए उन्होंने कहा है सेम टाउन में से, मतलब 75% में से बचे कितने, 25%, इसलिए दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है तो इस इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी, देखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
75% वुमन आर फ्रॉम इवन वुमन फ्रॉम सेम टाउन है, तो ये हो गया 25/100। ठीक है, इसे चाहो तो आप 1/4 लिख सकते हो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी बनेगी, 75/100। ठीक है, तो ये हो गया हमारी प्रोबेबिलिटीज E1 और E2 की। अब एक इवेंट कंसिडर करेंगे हम, F इवेंट, जिसमें द इवेंट दैट वुमन इज अ ग्रेजुएट। ठीक है, द सिलेक्टेड वुमन, द वुमन इज ग्रेजुएट, पढ़ी लिखी है, ये हम यहाँ से निकालेंगे। सिंस अब देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन है कि 48 फ्रॉम सेम टाउन आर ग्रेजुएट्स, सेम टाउन में से 48 आर ग्रेजुएट्स है। ठीक है, और 83 फ्रॉम नेबरिंग टाउन्स आर ग्रेजुएट, यहाँ के 48 और यहाँ के 83। मतलब क्या घटना है कि समझो हमने E1 सिलेक्ट की, मतलब E1 इवेंट मतलब क्या, इस सेम टाउन में से अगर कोई हमने वुमन को सिलेक्ट किया है और वो ग्रेजुएट है, सिलेक्ट किया है और वो ग्रेजुएट है। यहाँ पर देखिए एक सिंपल कैलकुलेशन, एक इवेंट E1 है, एक इवेंट E2 है, इन दोनों में से हमने एक इवेंट सिलेक्ट किया और वो जो है वो ग्रेजुएट है। और फिर यहाँ पर भी क्या हुआ, ग्रेजुएट होना और नॉन ग्रेजुएट, ये दो कंडीशन है, तो इसमें से जो एक हम महिला को सिलेक्ट करेंगे वो ग्रेजुएट निकलेगी, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये उसी तरह का हो गया कि हमारे पास 2 बैग है, 2 बैग में 2 कलर के बॉल्स है, उसमें से एक बॉल सिलेक्ट किया हमने तो वो बॉल रेड बॉल या ब्लैक बॉल है, वो किसी एक कलर का है, ये सिलेक्ट करना हमें, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसी टाइप का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर द वुमन ग्रेजुएट, ये हमने F इवेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो 48% फ्रॉम सेम टाउन एंड 83% फ्रॉम नेबरिंग टाउन आर ग्रेजुएट, सो इनका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय E1। मतलब E1 में से अगर हमने वुमन सिलेक्ट की तो उसमें से ग्रेजुएट वुमन निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाती है फिर 48 डिवाइडेड बाय 100। क्यों, क्योंकि 48% में गिवन है। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ F फ्रॉम E2 विलेज। ठीक है, E2 विलेज में से सपोज हमने कोई वुमन को सिलेक्ट किया तो उसमें से ग्रेजुएट वुमन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है, 83/100। अब यहाँ पर हम बायस थ्योरम यूज करेंगे। फ्रॉम बायस थ्योरम क्या कहता है, बायस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय G, सॉरी जी नहीं, यहाँ पर F आएगा, E1 डिवाइड बाय F इज इक्वल टू, ये बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। समझो E1 में से हमने सिलेक्ट किया, मतलब सेम टाउन में से सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें क्या करना है, सेम टाउन में से ग्रेजुएट वुमन को सिलेक्ट करना है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय E1 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of F divided by E1 plus probability of E2 into probability of F divided by E2। ये हो गया उसका टोटल फार्मूला। अभी जिसकी सारी के सारी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है तो पूरे P ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मतलब हमारे पास है 25/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाई E1 48/100 है, डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी यही वैल्यू है 25/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड मतलब 48 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 75/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये हो गया 83 डिवाइडेड बाय 100। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो ये 25 4 1 4 4 1 मतलब ये आया यहाँ पर 48 डिवाइडेड बाय 48 प्लस इसको अगर हम 3/4 कर दे तो ये 4 कट करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर ये 400 सेम हो जाएगा, तो 400 उसका एलसीएम निकाल के हम, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 3
3 3 ज़ा 9, 8 3 ज़ा 24 प्लस 0 मतलब 24। ठीक है, तो ये जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 249। इसका अगर हम एडिशन करें तो ये हो जाता है 48 डिवाइडेड बाय 17 9 297। तो देखो, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको निकालना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसको 9 से या 3 से डिवाइड करके देखो। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ये देखो एक बार, फिर से एक बार देख लो, कोई आंसर कोई डाउट है इसमें तो।